गांव की उस पुरानी हवेली के पीछे जहां वक्त जैसे थम सा गया था, एक छोटा सा कच्चा छप्पर था जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी थीं और छत घास की। जब कभी बादल गरजते और बारिश बरसती तो ये छत छलनी बन जाती और पानी सीधा उनके बिस्तरों पर आ गिरता। इस गुर्बत ज़दा घर में साजदा अपनी बेटी ज़ैनब के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी। साजदा का शोहर बरसों पहले उसे तन्हा छोड़ गया था और तब से साजदा ने गांव के खेतों में अपनी जवानी और अपनी हड्डियां घसा दी ताकि ज़ैनब को भूख का सामना ना करना पड़े। वो सुबह सूरज निकलने से पहले तड़के उठती, ठंडे पानी से वजू करती और फिर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा या खेतों में कड़ी धूप में काम करने निकल जाती। ज़ैनब बचपन से ही दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ थी। जहाँ दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, ज़ैनब वहाँ खामोशी से बैठकर ज़मीन पर लकड़ी से कुछ लकीरें खींचती रहती। कुदरत ने उसे बोलने के लिए अल्फाज तो कम दिए थे, लेकिन सोचने के लिए एक समंदर अता किया था। उसके पास खिलौने खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कूड़े के ढेर से फटे हुए पुराने अखबार, दुकानों के बाहर गिरे हुए कागज के टुकड़े और गत्ते जमा करना शुरू कर दिए। वो चूल्हे से जले हुए कोयले उठाती और उन काले टुकड़ों से उन सफ़ेद कागज पर अपनी पूरी कायनात उतार देती। वो कहानियाँ लिखती थी, ऐसी कहानियाँ जिनमें दर्द भी था और एक अनजानी खुशबू भी। जब उसकी माँ शाम को थकी हारी कमर में दर्द लिए घर लौटती तो ज़ैनब उसे पुरानी चारपाई पर बिठाती, उसके पाँव दबाती और फिर चिराग की मानी रोशनी में अपनी लिखी हुई तहरीरें सुनाती। साजदा अनपढ़ थी, उसे लफ्ज़ों की बनावट तो समझ नहीं आती थी, लेकिन ज़ैनब के लहजे में जो तड़प और सच्चाई होती थी वो साजदा के दिल में पार उतर जाती। वो अक्सर अपनी बेटी का माथा चूमती, उसकी आंखों से आंसू बह निकलते कि काश वो अपनी बेटी को एक बेहतर जिंदगी दे पाती। गांव की कुछ ऐसी औरतें थीं जिनके दिलों में हसद की आग भड़कती रहती थी। जब वो ज़ैनब को किसी दीवार के साये में बैठकर कागज काले करते देखती तो रुककर तंज के तीर चलाना अपना फर्ज समझती और वो सोचती कि क्या वाकया ख्वाब देखना सिर्फ अमीरों का हक है, क्या गरीब की बेटी सिर्फ दुख सहने के लिए पैदा होती है। लेकिन ऐसे में उसकी माँ उसका हौसला बनती। साजदा उसे अपने सीने से लगाकर कहती, बेटी ये लोग सिर्फ वो देख सकते हैं जो उन आंखों के सामने है, लेकिन मैं वो देखती हूँ जो तेरे अंदर छुपा है। तेरी कलम में वो जादू है जो एक दिन इन सब की जुबानें बंद कर देगा, तो बस लिखना मत छोड़ना। एक सर्द दोपहर जब गांव के स्कूल में गैर मामूली चहल पहल थी, पता चला कि शहर से बड़े अखबारात के एडिटर्स, पढ़े लिखे लोग और कुछ सरकारी अफसरान आए हैं। उन्होंने पूरे जिला के बच्चों के लिए एक मुकाबला मुनक्किद किया था। जो बच्चा सबसे बेहतरीन कहानी या मजमून लिखेगा उसे न सिर्फ इनाम मिलेगा बल्कि शहर के सबसे बड़े कॉलेज में मुफ्त तालीम और वजीफा भी दिया जाएगा। ज़ैनब का दिल ये सुनकर मुट्ठी में आ गया। उसे लगा जैसे ये मौका सिर्फ उसके लिए पैदा किया गया है, लेकिन उसके पास मुकाबला जीतने के लिए ना तो कोई अच्छी पेंसिल थी और ना ही साफ सुथरी कॉपी। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की और अपनी माँ को बताया। साजदा ने अपनी पुरानी चादर के कोने में बंधी हुई वो आखिरी चवन्नी निकाली जो उसने बीमारी के वक्त के लिए बचा रखी थी। वो दौड़ती हुई दुकान पर गई और ज़ैनब के लिए एक कॉपी और एक छोटी सी पेंसिल खरीद लाई। उस रात ज़ैनब सोई नहीं। चिराग का तेल खत्म हो रहा था, लू थरथरा रही थी, मगर ज़ैनब की कलम कागज पर दौड़ रही थी। उसने अपनी कहानी में किसी शहजादे या परी का जिक्र नहीं किया, बल्कि उसने सच लिख दिया। उसने अपनी माँ के हाथ के छालों का जिक्र किया। उसने उस बारिश का जिक्र किया जो उनकी छत से होकर उनके बिस्तरों तक पहुँचती थी। उसने उस भूख का जिक्र किया जो रातों को सोने नहीं देती थी। उसकी कहानी एक ऐसी दास्तान थी जिसका हर लफ्ज सच्चा और हर सतर जानदार थी। अगली सुबह ज़ैनब अपना मैला सा दुपट्टा सर पर जमाए कांपते हाथों से अपनी कॉपी थामे स्कूल पहुंची। वहां का मंजर देखकर उसका सर चकराने लगा। शहर के अमीर बच्चों के पास चमकीली फाइलें थीं, खुशबूदार कागज थी और महंगी कलमें थी। गार्ड ने जब ज़ैनब का हुलिया देखा तो उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। ओए लड़की, कहाँ अंदर घुसी जा रही हो? ये कोई खैरात की जगह नहीं है, यहाँ बड़े लोगों का मुकाबला है। ज़ैनब ने मिन्नत समाजत की। उसे अपनी माँ की वो आखिरी चवन्नी याद आई, उसे अपनी पूरी रात की मेहनत याद आई, लेकिन गार्ड ने उसे धक्का दे दिया। ज़ैनब की कॉपी जमीन पर गिर गई और वो रोती हुई वापस मुड़ गई। लेकिन तकदीर का खेल अभी बाकी था। वहाँ मौजूद एक मेहमान जो कि एक मशहूर अदीब थे, उनकी नज़र जमीन पर गिरी उस मैली सी कॉपी पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया और गर्द झाड़कर उसे खोला। पहले चंद जुमले पढ़ते ही उनके चेहरे के तासरात बदल गए। उन्होंने आवाज दी, रुको बेटी, ये कॉपी तुम्हारी है। ज़ैनब डरते डरते पीछे मुड़ी। उन्होंने ज़ैनब को इज्जत के साथ स्टेज पर बुलाया।
اسٹیج پر چڑھتے ہی زینب کو ایسا لگا جیسے وہ کسی کٹہرے میں کھڑی ہو۔ گاؤں کے وہ لوگ بھی وہاں موجود تھے جو اسے تانے دیتے تھے۔ ایک امیر عورت جس کی بیٹی بھی مقابلے میں تھی غصے سے چلائی، یہ کیا مذاق ہے؟ ایک بھکارن کی بیٹی اور شہر کے افسران کے سامنے یہ لڑکی تو اسکول کا منہ تک نہیں دیکھتی، یہ اتنی گہری باتیں کیسے لکھ سکتی ہے؟ جج بھی ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے زینب کی طرف دیکھا اور پوچھا، بیٹی کیا تم ثابت کر سکتی ہو یہ تمہارا اپنا خیال ہے؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار وہ کمزوری کے نہیں بلکہ غصے اور غیرت کے تھے۔ اس نے سر اٹھایا اور بلند آواز میں کہا، صاحب دکھ چرایا نہیں جاتا، وہ جیا جاتا ہے۔ غربت کی کوئی کتاب نہیں ہوتی، وہ بدن پر لکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو شک ہے تو مجھے ایک نیا موضوع دیں، میں آپ کے سامنے لکھوں گی۔ جج نے اسے ایک مشکل عنوان دیا، خاموشی کی آواز۔ زینب وہیں سٹیج کے کونے میں بیٹھ گئی، پورا حال خاموش ہو گیا، صرف زینب کی پینسل کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ 10 منٹ بعد جب اس نے کاغذ جج کے ہاتھ میں دیا تو پڑھنے والے کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے لکھا تھا، خاموشی وہ چیخ ہے جو انسان کے اندر گونجتی ہے جب اسے کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ اس کی تحریر میں ایسا جادو تھا کہ پورے حال میں سناٹا چھا گیا، اور پھر اچانک تالیوں کا ایک ایسا شور اٹھا کہ اسکول کی دیواریں لرز گئیں۔ ججوں نے ایک آواز ہو کر زینب کو فاتح قرار دیا۔ اسے سونے کا تمغہ اور شہر کے کالج کا داخلہ فارم مل گیا۔ زینب شہر چلی گئی، وہاں اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ملک کی سب سے بڑی کالم نگار اور مصنفہ بن گئی۔ اس کی پہلی کتاب ملک میں فروخت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ وہ اب غریب زینب نہیں تھی بلکہ زینب ساجدہ تھی، ایک ایسا نام جو عزت اور ہمت کی علامت بن چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کے لیے خوبصورت گھر بنوایا، لیکن وہ گھر اب محل جیسا تو نہیں تھا، مگر اس کی چھت سے پانی نہیں ٹپکتا تھا۔ اس نے گاؤں واپس آ کر ان عورتوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ ان کے بچوں کے لیے ایک شاندار لائبریری اور سکول بنوایا۔